से ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो ही सोचा जाएगा तीसरा। बोलो क्या सबको याद है? अब इसी कहानी में हम सवाल कर रहे थे, तो आपको एक सवाल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन बता दूं। सवाल कहता है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का 1/5 टाइम हो गया। शायद यही सवाल था, राइट? तो ऐसा एज्यूम कर लेते मेरे बच्चों की जो PA नॉट है उसकी वैल्यू x है, यानी कि जो PS है वो कितना हो जाएगा x/5। अच्छा, सवाल आपसे पूछा क्या है? मोलैलिटी। तो मेरा दिमाग क्या सोचना चाहिए, फॉर्मूला नंबर 1 की फॉर्मूला नंबर 2? नंबर 1 की नंबर 2? नंबर, एक बच्चा कह रहा है नंबर 2। बेटा कहां लिखा है सवाल में वेट? कहीं वेट लिखा है? कहीं लिखा है मॉलिक्यूलर वेट? देखो एक बार। तो मतलब आप उस लाइन को याद ही नहीं करना चाह रहे हैं कि जब वेट और मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो ही दूसरा लगाना है भाई। तो पहला लगाऊं कि दूसरा? पहला। और पहला फॉर्मूला लगाते हैं, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB। PA नॉट कितना है? x, PS कितना है? x/5 अपॉन x इज इक्वल टू XB। हाँ या ना? अब बच्चा क्या करता है, यहां से XB निकालता है, और आप सबने XB निकाला होगा। तो XB का वैल्यू कितना आया? 4/5। लेकिन सवाल हमसे XB पूछा है कि मोलैलिटी। अब मुझे XB से मोलैलिटी निकालना भी आना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, XB अपॉन x इज इक्वल टू मामा अपॉन 1000। बोलो हाँ या ना? अगर प्रश्न में मुझे XB पता तो क्या जाने अनजाने में x से भी पता? तो वहां XB रखिए, x से रखिए 4/5, 1/5, यानी कितना आएगा? 4। और ये है 55.5, याद है ना? इसे लिख सकता हूं 55.55, तो ये हो जाएगा 55.55, यही हो जाएगा मोलैलिटी। और जहां तक मुझे आंसर याद है कितना आता है? 222.2। बोलो यस। नहीं चलेगा। सवाल का आंसर आ गया, सवाल समझ में आ गया, ठीक है। अब जो कहना चाहता हूं ध्यान सुनिएगा। इस सवाल में आपने मोलैलिटी निकाला और मोलैलिटी इतना आया, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन का है। किसका है? ये कितने बच्चों ने कर लिया है? बन गया था? नहीं तो पहले इसको लिख ले जल्दी से। सवाल कल मैंने होमवर्क दिया था, इसको लिख ले और फिर कहानी आगे बढ़ाता हूं। सवाल बोले धरती चपटी है तो बोलो यस। हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम अपने रिसर्च वाले दिमाग को साइड करते हैं। कई बार सवाल हाइपोथेटिकल होते हैं, कई बार सवाल जो बोला गया बस वो करना होता है। आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब उसने वेपर प्रेशर ऐसा दिया है तो मुझे वही करना पड़ेगा। भाई अगर वो वेपर प्रेशर 1/5 नहीं देता तो मेरा XB 4/5 नहीं आता। तो उसने जो दिया मैंने तो वो सॉल्व किया। तो वो उसको बोलो ना कि अरे वेपर प्रेशर इतना घटेगा ही नहीं। तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें सॉल्व करना होता है, जब तक हमसे ना पूछे बोलो ये सही है कि गलत, आप बस सॉल्व करते चलिए, राइट? बढ़ूं आगे? हाँ जी साहब, क्या मोलैलिटी आ चुका है? 222.2। जैसा कि आपको पता है, बढ़ूं आगे, जैसा कि आपको पता है हमारा जो सिलेबस है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। बोलो हाँ। तो अगर हमारा सिलेबस डाइल्यूट सॉल्यूशन का है मेरे बच्चों, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जो NB है वो Na से बहुत कम है। जो NB है वो Na से बहुत, और अगर NB Na से बहुत कम है तो क्या मैं कह दूं जो XB है वो भी XA से बहुत? बोलो यस। अक्सर ऐसा ही होने वाला है। मैं आज काल्पनिक सवाल बना सकता हूं, मैं कहीं से कुछ उठा सकता हूं, लेकिन अगर वो कंसेप्ट और कह दो कि प्रॉपर रिसर्च बेस्ड सवाल दे तो वो हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन में यही देगा। NB Na से बहुत कम होगा, XB XA से बहुत। अब सुनिएगा, क्या सबको RLVP का मेन फॉर्मूला याद है? PA नॉट माइनस अपॉन बराबर, बोलो डन। क्या सबको XB और XA में और मोलैलिटी में रिलेशन याद है? XB अपॉन इक्वल टू मामा अपॉन 1000। हाँ ठीक है, इतना तो हम सबको याद है। अब मैं जहां XA है मेरे बच्चों वहां लिख देता हूं 1 माइनस XB। क्या किसी को एतराज है? इसे कह देता हूं मामा अपॉन 1000। बताओ हमारा सिलेबस डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड? तो हमारे सिलेबस में क्या XB XA से बहुत छोटा है, तो क्या मैं XB को पल भर के लिए नेगलेक्ट कर दूं? चलेगा। और अगर मैं XB को नेगलेक्ट करता हूं तो मेरे सामने फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, XB इक्वल टू मामा अपॉन 1000।
यानी आपको जो RLVP का फॉर्मूला याद है, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 बराबर XB, उसे कह सकता हूं मैं मामा अपॉन 1000। क्या ये सबको क्लियर हुआ? अब अगर ये क्लियर हुआ तो बच्चे को ये भी समझ में आ जाए, मतलब कल को सर ऐसा भी सवाल दे सकते हैं, वो लिख देंगे मोलैलिटी। क्या दे देंगे? और मोलैलिटी हमसे पूछेंगे RL, अरे बोलो ना, मैं कहूं इफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर, if solution is 0.001 मोलर, then calculate RLVP। फटाफट करना है, RLVP बराबर मामा अपॉन। कहानी का निष्कर्ष समझ में आया तो हाँ कहना, फिर लिख लेना हो जरा। क्या सबको RLVP समझ में आया? RLVP बोले तो PA0 माइनस अपॉन, क्या यही RLVP है? क्या यही XB है? क्या यही मामा अपॉन 1000 है? रुको रुको रुको, RLVP ये है कि ये है कि ये है? तो तीनों से सवाल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, फॉर अवर सिलेबस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, फॉर अवर सिलेबस। लास्ट में जब मैं मिसलेनियस सवाल दूंगा तो फिर इस कंसेप्ट पे सवाल दूंगा। अभी बस दिमाग में सेव किए रहना कि ऐसा भी हो सकता है, मोलैलिटी से भी RLVP पूछ सकता है। फॉर अवर सिलेबस शुरू हो जाइए वहां से लेके नीचे तक। तो हमारे सिलेबस में जो RLVP है वो PA0 माइनस PS अपॉन PA0 भी है, वो XB भी है, और वो मामा अपॉन 1000 भी है। हाँ ठीक है साहब, ये लगभग है, लेकिन आपको पता हो हमारा सिलेबस यही है। अब फिर से एक बच्चा मुझसे प्रश्न कर ही सकता है कि सर नेग्लेक्ट ना ले तो? मेरे बच्चे, नेग्लेक्ट करना कभी हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं होती है। नेग्लेक्ट करना हमेशा आखिरी प्रायोरिटी होती है। हमारे सिलेबस में ऐसा है, इसलिए ऐसा हम करते हैं। वही जो कल एक सवाल मैंने दिया, सही आंसर तो 32 था, मगर ऑप्शन नहीं था, तो क्या करें? तो आपको पता हो कि हमारा सिलेबस जो सॉल्यूशन है वो सच में सॉल्यूशन नहीं है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो मुझे मेरे दायरे में ये अजम्पशन लेना पड़ा, तो कोई बुराई नहीं है। ये क्या है भाई साहब? ऐसा व्यवहार होता है आपके साथ? अच्छा, सुबह सुबह कौन करता है? अच्छा अच्छा, इट्स सो क्रूएल। हाँ, लिख लिया होगा सबने? मतलब मुझे थोड़ा दया आई थी, फिर मैं कहा अच्छा अच्छा, फिर कंसेप्ट समझाना होगा कुछ। लिख लिया होगा सबने? चलिए, तो PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू XB इक्वल टू मामा अपॉन 1000। क्या मैं कहानी आगे बढ़ाऊं? अभी तक हमने एक CP पढ़ा जिसका नाम है RLVP। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, ये लिख लिया कंक्लूजन। जल्दी लिखो ना यार। अब इसका सी क्या है कि RLVP इससे भी निकाला जा, इससे भी निकाला जा, और इससे भी निकाला जा सकता है। तो दिमाग में मैं बस ये कंसेप्ट डालना चाहता था, RLVP प्रेशर से भी, मोल फ्रैक्शन से भी, और मोलैलिटी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग। कितने CP पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 RLVP, नंबर 2 EBP। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग EBP। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग EBP। क्या कोई मुझे EBP का फुल फॉर्म बताएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो बच्चों, आज की क्लास थोड़ा सा हैवी बातें मैं करूंगा, मगर वो करना जरूरी है, तभी हम कल की क्लास को समझ पाएंगे। तो ध्यान से चीजों को सुनना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि आपको नाम है, इस सीपी का नाम EBP बस नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बस नहीं है, इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, किसका बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, ये समझते हैं। मगर ये सब समझने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। और सब कुछ समझने के पहले आपको पता है कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा उसे 4 हिस्सों में पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, ग्राफिकल, न्यूमेरिकल। और जब तक ये सारी कहानी खत्म नहीं होगी तब तक इसका निष्कर्ष नहीं आएगा। तो चीजों को धीरे धीरे जोड़िएगा, राइट? तो सबसे पहले अगर आप समझना चाहते हैं बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, और बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी अपने आप नहीं होगी, वो तब होगी जब पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। तो प्रश्न ये है कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया, और उससे पहला सवाल यह है कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट क्या है। हालांकि बॉइलिंग पॉइंट का एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको पहले भी दिया था।
एक बार फिर से वो करते करते आगे बढ़ते हैं। तो कॉपी में सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहला कंसेप्ट आखिर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। एलिवेशन समझना है तो पहले बीपी तो समझो। यहां बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, इसका ब्लड प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, नाम में आता है पॉइंट मगर ये नहीं है, ये है। और ये वो खास टेम्परेचर है, लिखते चलना, आपने कुछ बातें सुनी हैं, और ये वो खास टेम्परेचर है, और ये वो खास टेम्परेचर है जब लिक्विड और गैस के बीच में होता है इक्विलिब्रियम, और ये खास टेम्परेचर है जब बबल फॉर्मेशन होने लगता है थ्रू आउट द बल्क। जब बबल फॉर्मेशन होने लगता है, बबल फॉर्मेशन होने लगता है थ्रू आउट द बल्क, और ये वो खास टेम्परेचर है मेरे बच्चों, ये वो खास टेम्परेचर है व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये फील कराया था कि जो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है ये एक ऐसा खास टेम्परेचर होता है जब सिस्टम का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। इमेजिन करते हैं आज बाहर का प्रेशर है 1 एटीएम। कितना है? लिखते चलना और समझते चलना। आज बाहर का प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। अच्छा, आप सबको पता हो कि जो 1 एटीएम होता है वो लगभग लगभग 1.013 बार के बराबर है। अरे बोलो ना यार, आज बाहर का प्रेशर कितना है? अब पानी को अगर मुझे उबालना है तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाते ताकि उसका जो अंदर का वेपर वो बाहर के बराबर। और आप मुझे बताओ पानी कितने टेम्परेचर पे अंदर बाहर बराबर होता है? क्या पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है? बॉइलिंग पॉइंट 100 है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब इसे केल्विन में पूछता हूं मैं तो आप सब मुझसे कहते हो सर ये जो पानी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, साहब ये केल्विन में कितना है? तो आप सब कहते हो 373 केल्विन। ना मेरे बच्चों, ये है 373.15 केल्विन। आप कहोगे इतने छोटे से फर्क क्या पड़ता है, लेकिन जब मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाऊंगा तो इतने छोटे से फर्क पड़ेगा। यूरिया ग्लाइकोल, ग्लाइकोल यूरिया नजर आएगा। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 60, और इथाइलिन ग्लाइकोल 62। शुरू में बताया था, आगे फिर बता दूंगा जब फ्रीजिंग पॉइंट में आएंगे। कहना क्या चाहता हूं, इमेजिन करो आप निकाल रहे हो मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकाल रहे हो? तो मॉलिक्यूलर वेट आया 60, तो आप क्या समझोगे? यूरिया है। लेकिन अगर आ गया 62 तो क्या समझोगे? तो 0.15 कई बार जब मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हाँ अगेन, जब तक न्यूमेरिकल ना बोले, ऐसा कोई ऑप्शन ना दे तो हम कितना लेके चलेंगे? 373। लेकिन आपको यह पता हो कि कई बार 0.15 लेने नहीं लेने से आंसर बदल जाता है। इज दिस क्लियर? अच्छा, यह है पानी का बॉइलिंग। पानी कितने पे उबलता है? गलत, पानी 100 पे तब उबलता है जब बाहर का प्रेशर 1 एटीएम होना चाहिए। और इसी बॉइलिंग पॉइंट को कई बार सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए कहता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेगा? तो इसे आप बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, सही है। इसे आप एनबीपी यानी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो कि सर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोल रहे हो, अरे जो नॉर्मल कंडीशन पे तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इसे हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। चलेगा। अगर कोई बच्चा इस कंसेप्ट को समझता है कि चीजें तभी उबलती हैं जब सिस्टम का वेपर प्रेशर बाहर के बराबर होता है, तो तुरंत मुझसे एक सवाल पूछेगा और उसका जवाब भी देगा कि सर अगर बाहर प्रेशर है 0, अगर बाहर प्रेशर है, अगर बाहर प्रेशर है तो क्या लिक्विड रखे रखे ही उबल जाएगा? अरे तो वेपर प्रेशर 0 है तो उबल रहा है ना यार। व्हाट इज द डेफ, आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा कि बॉइल का मतलब खलखल खलखल करना नहीं होता। बॉइल का मतलब है अंदर बाहर का प्रेशर बराबर होना। अगर बाहर है 0, अगर बाहर है, अगर बाहर है तो लिक्विड रखोगे, रखते ही वो उबलने लग जाएगा। अब शायद टेम्परेचर का कोई रोल, अरे बोलो ना। आपको पता हो मेरे बच्चों, स्लाइड बदल दो। आपको पता हो जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, कहां जाते हैं, तो मुझे बताइए पहाड़ों पे प्रेशर बढ़ता है घटता है? हाँ, मतलब मान लो यहाँ पे प्रेशर 1 एटीएम मान लो, और यहाँ पे पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस मान लो। अब आप चले गए पहाड़ों पे, कहां गए? तो पहाड़ों पे जाते ही प्रेशर 1 रहेगा कि 1 से कम? लेट से 0.8 मान लो। अब ये पानी लेके जा रहा हूं मैं, ठीक। आज इस पानी का टेम्परेचर कितना? 25। कितना है? और अंदर का वेपर प्रेशर 0.5 मान लो, मान लिया। अब ये पानी को लेके कहां जाना है? अब बाहर का वेपर प्रेशर कितना है? कितना है?
तो मुझे बताओ अब अंदर के वेपर प्रेशर को बाहर के बराबर होने में कम एफर्ट लगेगा कि ज्यादा एफर्ट? तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा? यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, क्या मैं कह दूं एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एट हाई एल्टीट्यूड लिखते चलना, एट हाई एल्टीट्यूड्स, एट हाई एल्टीट्यूड्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो पानी जो यहां पे 100 पे उबलता है, वो जैसे ही पहाड़ों पे जाएगा, वही पानी अब 100 से कम पे उबलने लग जाएगा। 100 से कम पे उबलने लग, कोई किताब कहती है, जेई वालों को तो न्यूमेरिकल भी कराते हैं, आपको नहीं करना, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो किताबें कहती है अगर पानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे रखा हो, वो पानी जो 100 पे उबलता है वो 66 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। यानी आप पहले दिमाग से पर्दा हटाओ कि उबलने के लिए 100 का होना जरूरी है। उबलने के लिए मतलब 100 से, उबलने के लिए अंदर बाहर का, बोलो डन, बोलो डन। अब एक सवाल, अगर आप ये समझ जाते हो कि ऊंचाई पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट घटता है, तो मैं आप सबसे पूछता हूं, मान लो हम गए समंदर की गहराइयों पे, कहां गए? तो समंदर की गहराइयों में प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? यानी पहाड़ों की ऊंचाइयों में बाहर का प्रेशर और समंदर की गहराइयों में बाहर का प्रेशर। तो अब वो पानी जिसका वेपर प्रेशर 0.5 है, मान लो बाहर का प्रेशर 1.5 है। अरे मान लो यार, एक है प्रेशर और एक है वेपर। पानी के अंदर वेपर, बाहर है। तो अब पानी को बाहर के बराबर होना है तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, कम? तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम? यानी वो पानी जो पहाड़ों पे 100 से कम पे उबल रहा, वही पानी समंदर की गहराई में 100 से ज्यादा पे उबलेगा। अरे बोलो ना यार, अब थोड़ा सा सोच के समझ के जवाब देना। मान लो हमने लिया प्रेशर कुकर, क्या लिया? देखो मैं आपके सामने एक प्रेशर कुकर बना रहा हूं, लग रहा है क्या? हम, अरे ये सीटी है, हाँ या ना? मान लो हमने लिया प्रेशर कुकर, क्या लिया? अब प्रेशर कुकर के ऊपर का जो ढक्कन है, क्या वो ढक्कन का अपना कुछ वेट है? क्या बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है? बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, ढक्कन का वेट भी है। तो बताओ बाहर का प्रेशर 1 एटीएम है कि 1 एटीएम से ज्यादा? बेटा ये कुकर दिख रहा है आपको? देखो इसमें ढक्कन है बेटा, देखो ढक्कन दिख रहा है। अब ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन लगाने से कुछ भार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो भारी हुआ तो थोड़ा प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो वही पूछ रहा था बेटा। ठीक है, ठीक है भाई। तो जब ढक्कन में लगाऊंगा तो बाहर का प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। मतलब वैसे प्रेशर कितना है? 1। लेकिन जैसे आपने पानी को रखा कुकर में, कहां रखा? तो अब बाहर का प्रेशर बढ़ गया कि घट गया? बाहर का प्रेशर मान लो हो गया 1.1 एटीएम, मान लो यार। तो बोलो अंदर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होगा कि 100 से ज्यादा? 100 से। अब सोच के समझ के जवाब देना। पहाड़ों की ऊंचाइयों पे बॉइलिंग पॉइंट 100 से, समंदर की गहराइयों में बॉइलिंग पॉइंट 100 से, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट 100 से। बताओ खाना पहाड़ों की ऊंचाइयों पे जल्दी पकेगा कि प्रेशर कुकर में? पहाड़ों की ऊंचाइयों में, है ना। मतलब इनको लगता है कि खाना पकने के लिए पानी का उबलना जरूरी है। मतलब अगर मैं वैक्यूम में पानी रख दूं तो खाना, दाल रखते दाल गल जाएगी। अरे भाई दाल को उबलने से कोई मतलब, दाल को चाहिए टेम्परेचर। क्या चाहिए? जब तक वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक दाल गलने वाली। ये थोड़ी के ऊपर पानी उबल रहा है 70 पे, तो दाल कह रही मैं 70 पक जाऊं। अरे भैया पहाड़ों पे खाना जल्दी नहीं पकता, ऐसा सुना होगा। क्योंकि जब पानी जल्दी उबलने लगा तो टेम्परेचर बढ़ना बंद होने लगा, दाल पक ही नहीं पा रही। दाल तब पकती ना, अरे भाई आप अगर किसी चीज को पकाना समझते हैं बेटा, पकाने के लिए आपको अंदर टेम्परेचर ज्यादा चाहिए कम चाहिए? तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। लेकिन यहां पे तो 70 पानी कह रहा भैया बस बस हमसे ना हो पाएगा, दाल करियर में तो पक ही नहीं पाई। लेकिन यहाँ पे कितना टेम्परेचर आ, समुद्र गहराई मान लो 110, हाँ या ना? तो दाल यहां पहले पकेगी कि वहां? गैस कहां खर्च होगा वो एक अलग मसला है। हमें तो खाना पकाना, बोलो हाँ या ना? तो पहाड़ों पे खाना आसानी से पकेगा कि प्रेशर कुकर में? अच्छा प्रेशर कुकर में ढक्कन और भारी ले लो, तो ढक्कन जितना ज्यादा भारी होगा, सुन तो लो, ढक्कन जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना, मतलब गैस को एफर्ट ज्यादा लगाना, मगर खाना पहले वहीं पकेगा, क्योंकि जहां टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन होगा वहीं तो खाना पकेगा। तो जब भी आप प्रेशर कुकर लेंगे तो बताइए हल्के ढक्कन वाला लेंगे कि भारी ढक्कन वाला? तो आपसे भारी ढक्कन वाला कुकर लेना है, बोलो यस। वहां खाना जल्दी पकेगा, हाँ या ना?
क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन रहेगा। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखते चलना। इन हाई एल्टीट्यूड से लिख लिया था, बिलो सी, बिलो सी, सी समझते बेटा? हाँ हाँ बेटा, बस बस, समुंदर नहीं बेटा, समंदर। बिलो सी, हाँ लिखिए, बिलो, बिलो सी एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर is greater than 1 atm, external pressure is greater than 1 atm, and hence boiling point, and hence boiling point is greater than 100 degrees Celsius, and hence boiling point is greater than 100 degree Celsius. Next point, in pressure cooker, in pressure cooker, in pressure cooker, boiling point is greater than 100 degrees Celsius. In pressure cooker, boiling point is greater than 100 degree Celsius because of, because of, because of external pressure, because of external pressure becomes, because of external pressure becomes greater than 1 atm, because of external pressure greater than 1 atm. और क्यों 1 atm ज्यादा हो गया? because of atmospheric pressure, because of atmospheric pressure plus, हाँ ढक्कन का प्रेशर है ना, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेट ऑफ कवर ऑफ प्रेशर कुकर। हाँ बेटा, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ कवर ऑफ प्रेशर कुकर। चलेगा? तो जब बाहर का कवर का वेट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दोनों का प्रेशर निकालते हैं, वो 1 atm से ज्यादा होता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना है वो 100 पे नहीं, 100 से ज्यादा पे पकेगा। राइट? 100 जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, खाना का पकना उतना आसान होगा। समझिएगा, खाना पकने के लिए वो टेम्परेचर चाहिए, उसे पानी को उबलने से मतलब नहीं है। पानी नहीं उबाल रहे हो आप, अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दो, खाना पक जाएगा। चलेगा? ऑलराइट, अब समस्या ये है कि सर ये तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ, हमें ये समझाओ कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों जाता है। आओ समझते, थोड़ा फील करते, बढ़ूं आगे। प्यारे बच्चों, अब हम समझने वाले हैं व्हाई देयर इज एलिवेशन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। पहले देखो व्हाट इज एलिवेशन, पहले देखो व्हाट इज एलिवेशन, व्हाट इज एलिवेशन। आओ समझते हैं आखिर एलिवेशन क्या है। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले जरा पानी लेना, लिया पानी। अच्छा, जब पानी उबलता है, जब पानी, जब पानी, तो उबलने का मतलब क्या है? उबलना हर वक्त उबलता है कि जब ये तीनों कंडीशन है, लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम होना। उस शर्त पे बताना, आपने पानी मिलाया, चीनी, क्या मिलाया? अब पानी में जब चीनी मिला दोगे और जब पानी उबलने लगेगा, तो क्या पानी का लिक्विड पानी के वेपर के साथ में इक्विलिब्रियम होगा? क्या चीनी का लिक्विड चीनी के वेपर के साथ इक्विलिब्रियम होगा? तो क्या इस डेफिनेशन से कभी चीनी उबला है? भाई कोई चीज जब उबलेगी तो क्या होगा? उबलने के लिए लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम होना। तो क्या चीनी कभी लिक्विड बना? क्या चीनी कभी गैस बना? तो क्या चीनी कभी उबल पाएगा? यानी जब आप पानी में चीनी मिलाते हैं, पानी में नमक मिलाते हैं, पानी में यूरिया मिलाते हैं, तो उबलता पानी है कि उबलता चीनी है? उबलता केवल, उबलता केवल, आपको लगेगा मैंने पानी में चीनी मिला के उबाल रहा हूं, सब उबल रहा, सब नहीं उबल रहा, उबल केवल पानी रहा। अरे बोलो ना यार। अब सवाल यह है कि सर उबलता क्यों है? पहले एक लाइन लिखना, व्हाट इज एलिवेशन। लिखो, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, थोड़ा गर्मी लग रही है क्या? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, when non-volatile solute is added, when non-volatile solute is added, when non-volatile solute is added to liquid solvent, when non-volatile solute is added is added is added to liquid solvent, then boiling point of solvent, then boiling point of solvent increases, then boiling point of solvent increases,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। कहीं साइड में बादल बना के लिखना, उबलता केवल पानी है। कहीं साइड में बादल बना के लिखना, उबलता केवल पानी है, उबलता केवल पानी है। अब प्रश्न यह है कि अगर पानी उबलता है तो पानी 100 पे क्यों नहीं उबलता, पानी 100 से ज्यादा पे क्यों उबलता है? जरा बोर्ड पे आना। मान लो, अरे मान लो मैं आगे जाने वाला हूं और ये समझाने वाला हूं आखिर एलिवेशन होता क्यों है और कैसे है। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने सबसे पहले फील मेथड बताऊंगा, फिर इसी कहानी को ग्राफिकली समझाऊंगा और इसी कहानी को मैथमेटिकली समझाऊंगा यही आखिर एलिवेशन होता क्यों है और कैसे है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक बर्तन ले रहा हूं और इमेजिन करते इस बर्तन में हमने भर दिया है पानी। बच्चों क्या भरा? अब क्या अंदर यहां पानी भरा है? क्या भरा है? और मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है 25, मान लो। अब अगर ये 25 है तो क्या अंदर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम है? मतलब 25 पानी उबल रहा है, क्या अंदर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम है? क्या अंदर का वेपर प्रेशर 1 से कम है? लेट से इसका वेपर प्रेशर 0.5 है। तो क्या ये पानी उबल रहा है? तो ये पानी कब उबलेगा? जब इसका वेपर प्रेशर, अब ऐसे वेपर प्रेशर को देख देख के बोलो तू बढ़ जा, तो क्या बढ़ेगा? कब बढ़ेगा? वेपर प्रेशर केवल दो ही चीजों पे डिपेंड, एक है, याद है? नहीं याद है? तो अब मुझे बताना कि वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं कि घटाऊं? अच्छा, टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर लीनियरली बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते हो गया 100। कितना हो गया? और जैसे इसका टेम्परेचर 100 हुआ, अंदर का वेपर प्रेशर कितना हो गया? 180। और बाहर का प्रेशर कितना है? 1। क्या यही पानी का बॉइलिंग पॉइंट है जिसे आपने बचपन से याद किया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस? जीवन में सब बढ़िया चल रहा, अब आपने इसे पानी मिला दिया चीनी। क्या मिलाया? अब थोड़ा फील करना मेरे बच्चों, जैसे ही पानी में चीनी मिलाओगे, मिला दिया क्या, तो क्या चीनी के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे? खुद उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? अच्छा, ना उड़ेंगे ना उड़ने, तो जितना वेपर प्रेशर पहले आता था उतना ही आएगा कि उससे कम? पहले वेपर प्रेशर कितना था? तो अब 0.5 होगा कि 0.5 से कम? लेट से अब वेपर प्रेशर हो गया है 0.4, मान लो। बोलो वेपर प्रेशर घट गया कि बढ़ गया? लिख लेना मेरे बच्चे, 1 मिनट लगेगा लिखने में, पहले सुन तो लो, जवाब दे दो यार, फील कर लो ना। वेपर प्रेशर घट गया कि बढ़ गया? वेपर प्रेशर किसका घट गया? किसका घट गया? सब कुछ हुआ किसके साथ? पानी के साथ। सब कुछ हुआ किसके साथ? मगर करा किसने? चीनी ने। याद आ रहा है क्या? वेपर प्रेशर घटेगा पानी का, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा पानी का, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए, चलेगा। अब आपका वेपर प्रेशर कितना हो गया? 0.4। अब इसे उबालना है तो उबालने के लिए अंदर का वेपर प्रेशर, लेकिन अभी कितना है? तो क्या मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? अब टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मैंने कर दिया 100। कितना किया? तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 हो गया, थोड़ा सोच के समझ के जवाब देना मेरे बच्चों, क्या अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो 1 हो जाएगा? क्या अंदर का वेपर प्रेशर 1 हो जाएगा? सर ऐसा सोचो ना, आपने यहां पे चीनी मिलाया होता तो क्या वेपर प्रेशर इसका नहीं घटता? पानी उबल रहा है और आपने उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाया, उससे घटेगा नहीं घटेगा? यहां कितने से घटा? हाँ, तो वो डिफरेंस मेंटेन रहेगा नहीं रहेगा? भाई आज यहाँ पे वेपर प्रेशर 0.1 से घट चुका है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे तो बढ़ रहा कि बीच में तेजी से बढ़ने लगेगा क्या? तो जो डिफरेंस था वो तो वही रहेगा। यानी यहां का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा? 0.9। तो बोलो अब पानी 100 पे उबलेगा कि नहीं उबलेगा? टेम्परेचर तो 100 आ चुका है मगर पानी उबलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी वेपर प्रेशर अंदर का 1 एटीएम हुआ। अब ऐसा क्या करूं कि वेपर प्रेशर 1 हो जाए? ऐसा क्या करूं कि वेपर प्रेशर 1 हो जाए? क्या वेपर प्रेशर दो ही चीजों पे डिपेंड करता है? एक है नेचर ऑफ लिक्विड और एक है टेम्परेचर। तो अगर आपको वेपर प्रेशर बढ़ाना है तो टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। और लेट से टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते अब हो गया 101। कितना हो गया? मान लो यार। तो अंदर का वेपर प्रेशर कितना हो गया? अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया? पानी का कि सॉल्यूशन का? उबला कौन था? उबला कौन है? उबल कौन रहा? बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ा है? So there is elevation, yes. Why there is elevation? Because there is lowering in vapor pressure. ना तो वेपर प्रेशर घटा होता ना तो बॉइलिंग पॉइंट। अगर वेपर प्रेशर घटा होता ज्यादा
अगर वेपर प्रेशर घटा होता, सोच लो ना यार, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा होता। अगर आप चीनी मिलाओगे, ज्यादा चीनी मिलाओगे तो सरफेस पे आएंगे चीनी के मॉलिक्यूल, तो वेपर प्रेशर घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अपने सामने 3 ग्लास रखो ना, 3 ग्लास रख लिए, तीनों में पानी भर दो, चम्मच चीनी, एक चुटकी चीनी, एक चिटकी चीनी, चम्मच चुटकी चिटकी, चलेगा? कितने ग्लास है? तीनों में सॉल्यूट के पार्टिकल सेम है कि अलग है? सबसे ज्यादा सॉल्यूट कहां है? कहां है? तो नंबर ऑफ सॉल्यूट है जा, तो वेपर प्रेशर घटेगा जा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जा। पहला सवाल, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा कि नहीं होगा? तीनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम कि 100 से ज्यादा? 100 से, बोलो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? चम्मच एंड देन चुटकी एंड देन चिटकी। न्यूमेरिकल बना दो, 2 मोलर, 1 मोलर, 0.1 मोलर। अरे बोलो ना यार, सॉल्यूट होगा ज्यादा तो वेपर प्रेशर घटेगा ज्यादा। लिखना, पहले इसे फील्ड में डायग्राम बना लो। ठंडी आई नहीं क्या इस बार? ठंडी आ रही थी, दिल्ली से लौट गई। कहां से लौट गई? मतलब भयंकर यूट्यूब देखते हो आप लोग, है ना? और कहते हो साहब होमवर्क नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही है, हैं? भयंकर देखते हो, मतलब इतने अपडेटेड भाई साहब, कोई बनता नहीं उसके पहले आपको पता होता है मार्केट में ये चल रहा है। हमें तो अवेयर होना पड़ता है यार। आपको क्यों अवेयर होना है? लिख लिया होगा आपने? नीचे एक पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। पहला पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर घटा है, क्योंकि वेपर प्रेशर घटा है, मैं इधर लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिख रहे ना, क्योंकि वेपर प्रेशर घटा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। क्योंकि वेपर प्रेशर घटा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। तो कई बार एआर का सवाल आता है असर्शन रीजन में, तो मेरी एक लाइन याद रखना, इस चैप्टर में जितना कुछ हो रहा है सबका कारण है वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है कारण वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कारण वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा कारण वेपर प्रेशर। हर चीज का कारण इस चैप्टर में कौन है? वेपर। तो जब भी रीजनिंग का सवाल है वेपर प्रेशर को पकड़ लेना है, चलेगा? ऑफ कोर्स मोलारिटी का सवाल है तब मत बोल देना वेपर प्रेशर, थोड़ा दिमाग लगाना है, चलेगा? अरे चलेगा ना यार, कि सवाल पूछ रहा है मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, रीजन वेपर प्रेशर नहीं। जब इनके सवाल है उस समय वेपर प्रेशर, चलेगा? ये लिख लिया होगा। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, क्योंकि वेपर प्रेशर घटता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जितना वेपर प्रेशर घटेगा, जितना वेपर प्रेशर घटेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जितना वेपर प्रेशर घटेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जितना वेपर प्रेशर घटेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट एंड ट्रिपल स्टार पॉइंट, बोलूं क्या? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जितना ज्यादा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा, वेपर प्रेशर घटेगा उतना।
लिखो ना फिर जल्दी जल्दी। वेपर प्रेशर घटेगा उतना ज्यादा, वेपर प्रेशर घटेगा उतना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना ज्यादा। एक छोटा सा सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, कंसेप्चुअल सवाल। आपके सामने 3 बर्तन हैं, ये है 1 मोलर, ये है 0.1 मोलर और ये है 0.001 मोलर। अभी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने कोई फील नहीं बताया, लेकिन आपके दिमाग में ये तो आ चुका है कि सॉल्यूट होगा ज्यादा तो वेपर प्रेशर घटेगा ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये फील आया कि नहीं आया? इससे आगे हम फॉर्मूले से भी समझेंगे और न जाने कितने तरीके समझेंगे, मगर ये आ गया तो बहुत सारे सवाल आपसे हवा में बनेंगे। आपके सामने कितने सॉल्यूशन है? 3। सबसे पहला सवाल बताओ, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा कि नहीं होगा? तीनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा कि नहीं होगा? बोलो ना यार। किसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा? क्या ज्यादा? क्यों ज्यादा? क्योंकि सॉल्यूट मिलाया है। कहां सॉल्यूट मिलाया? अरे तभी तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आया है। 1 मोलर है मतलब 1 लीटर में 1 मोल, 0.1 मोलर है मतलब 1 लीटर में 0.1 मोल। किसके? सॉल्यूट के। और जब सॉल्यूट मिलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़, जैसा नाम वैसा काम। नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अरे बोलो ना यार, चलेगा? अब मेरा सवाल क्या है, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट 100 की 100 से ज्यादा? 100 से? तीनों का वेपर प्रेशर प्योर पानी के वेपर प्रेशर के बराबर कि उससे कम? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट? लिख लो, 3 डायग्राम बना लो, सवाल लिखना। विच इज हैविंग, विच इज हैविंग, इसका नाम रख दो 1, नंबर 2, नंबर 3। विच इज हैविंग, विच इज हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एंड आंसर विल बी फर्स्ट। बहुत बढ़िया, फील आ रहा है ना? जरूरी है ये फील, यहां पे लिखिएगा। सेकंड सवाल, विच इज हैविंग, विच इज हैविंग मैक्सिमम, which is having maximum lowering in vapor pressure, which is having maximum lowering in vapor pressure। बता दोगे? अगेन द आंसर विल बी फर्स्ट। बहुत बढ़िया बच्चों, मैंने जो कहानी अभी आपको थ्योरी में समझाई, आओ उसी कहानी को समझते हैं ग्राफ में। बना ले ग्राफ, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ग्राफिकली, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ग्राफिकली, और सब लोग बोर्ड पे आ जाना। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ग्राफिकली। बदल दो स्लाइड। चलो मैं आप सबके सामने ग्राफ बनाने वाला हूं, और ग्राफ के तरफ एक तरफ लिखा है वेपर प्रेशर और एक तरफ लिखा है टेम्परेचर। सब लोग बोर्ड पे आ जाएं, पेन छोड़ दें। एक तरफ लिखा है वेपर प्रेशर और एक तरफ लिखा है, अरे मान लो यार, और आपके सामने कुछ लाइनें बना रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे। इसको मैंने बोला है 0.5, मतलब वेपर प्रेशर कितना है, और यहां पे टेम्परेचर की लाइनें हैं, तो मैं आपके सामने कुछ टेम्परेचर की लाइनें बना देता हूं। ये वाला जो हमारा टेम्परेचर है, लेट से मेरे बच्चों, ये है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? अरे मान लो यार। और यहां पे कहीं 100 डिग्री सेल्सियस है, मैं इसे कह देता हूं 25 डिग्री सेल्सियस और इसे कह देता हूं 100 डिग्री सेल्सियस। चलेगा? अब बताओ, हमारा जो पहला बर्तन है उसमें टेम्परेचर कितना है और वेपर प्रेशर? तो मैं सबसे पहले प्योर पानी का ग्राफ बना देता हूं, 25 डिग्री सेल्सियस पे खड़ा हो जाता हूं, वेपर प्रेशर 0.5 यहां पे खड़ा हो जाऊं। अरे बोलो ना यार। अब बताओ, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं? तो मेरा ग्राफ आगे जाएगा कि पीछे? अच्छा, ये किसका ग्राफ है, वेपर प्रेशर वर्सेस? अच्छा, टेम्परेचर के बदलने से वेपर प्रेशर, अच्छा बढ़ाने से, बढ़ाने से, बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना यार? टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर, हाँ या ना? पक्का? पानी कब उबलता है बेटा? 100। अभी कहा कितना टेम्परेचर है, कितना वेपर प्रेशर? तो 100 पे 1 हुआ तो बढ़ गया ना यार? नहीं चलेगा। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बोलो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? लीनियर की एक्सपोनेंशियल। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता। एक टेम्परेचर ऐसा जब इसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो,
और जिस वक्त ऐसा हो वही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और इसे कह दूंगा मैं टीबी नॉट। क्या बोलूंगा? टीबी नॉट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोलो ठीक है बच्चों। अब ये जो ग्राफ आपके सामने पीला वाला बना है, क्या ये सॉल्वेंट का ग्राफ है? अरे वो हाँ, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्योर ही है बेटा, सॉल्यूशन में कुछ मिलाया है। सॉल्वेंट मतलब प्योर ही है, हाँ या ना? आओ जरा अब ग्राफ बनाते हैं सॉल्यूशन का। किसका बनाए? जितनी गलतियां करना है क्लास में करें, है ना, बिना किसी झिझक के, सोचे समझे मगर यही सब कुछ कर ले, राइट। अब हम ग्राफ बना रहे सॉल्यूशन का। किसका? आप बताओ सॉल्यूशन कहां है और वेपर प्रेशर। तो मेरा जो ग्राफ है वो 0.5 से शुरू होगा कि 0.4 से? तो ग्राफ नीचे से कि ऊपर से? यहां कहीं 0.4 है। अब मुझे पानी को उबालना है तो मुझे वेपर प्रेशर देना है, नहीं बेटा बढ़ाना है। मुझे वेपर प्रेशर ऐसे दे दोगे, वेपर प्रेशर जा छू। क्या क्या वेपर प्रेशर बढ़ाना है? नहीं दे, है ना, वेपर प्रेशर बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे वेपर प्रेशर? टेम्परेचर बढ़ा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगा? अब सुनना ध्यान से, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए वेपर प्रेशर लीनियर एक्सपोनेंशियल। तो इसका एक्सपोनेंशियल ऐसे बढ़ेगा, इसका एक्सपोनेंशियल ऐसे ऐसे बढ़ेगा, उसका भी ऐसे बढ़ेगा क्या? तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब ये 100 पे आएगा, मगर 100 पे इसका वेपर प्रेशर 1 हुआ कि आज भी 1 से कम है। तो अब पानी उबलेगा कि नहीं उबलेगा? तो आपको थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाना। और जब आप थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका वेपर प्रेशर जाके होगा 1, लेकिन अब इसका टेम्परेचर हो चुका है 100 से ज्यादा, उससे हम बोलेंगे टीबी। क्या बोलेंगे? और टीबी को बोलूंगा मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो पीला वाला ग्राफ है किसका है? सॉल्वेंट का। ये हरा वाला ग्राफ किसका है? सॉल्यूशन का। शायद आपको ये ग्राफ बिल्कुल पैरेलल नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या वर्ड बोला सर ने? फॉर ये ग्राफ पैरेलल ही बनेगा। कुछ किताबें हैं और कुछ टीचर भी इसमें हवाबाजी करते हैं, वो कहते हैं ग्राफ पैरेलल नहीं बनेगा। अरे मेरे भाई, हमारे सिलेबस में पैरेलल बनेगा और तभी एनसीईआरटी पैरेलल बना रखा है। कुछ किताबें हैं एमएससी की आगे चल की जहां ग्राफ पैरेलल नहीं बनता, ग्राफ ऐसा ब्रॉड होता है। लेकिन अपना सिलेबस दुनिया का सारा सॉल्यूशन, अपना सिलेबस ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन, और वहां पे ग्राफ पैरेलल ही बनेगा। तभी एनसीईआरटी वालों ने भी बनाया है, उनको भी कोई पागलपन नहीं चढ़ा है, चलेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल। कैसा बनेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या मैंने ग्राफ आपके सामने बना दिया? पहला प्रश्न, बॉइलिंग पॉइंट जितना प्योर पानी का था उतना है कि उससे ज्यादा? हाँ, तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है क्योंकि वेपर प्रेशर, ना वेपर प्रेशर घटा होता ना बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर घटेगा ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट, जितना घटोतरी ज्यादा उतना बढ़ोतरी। पैरेलल समझ पा रहे हो क्या? इधर का गैप बढ़ गया तो इधर का गैप भी, बोलो यस। नेक्स्ट पॉइंट में ग्राफ बनाइएगा, लिख देना फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ताकि पता रहे। और मैं शुरू से कह रहा हूं, हमारे चैप्टर का नाम है एक्वेस बाइनरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। तो टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मेरे एग्जांपल में से 100 से 101 मान लो, तो अगर मैं पूछूं बोलो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया, तो क्या बोलोगे? बोलो कितने से बढ़ गया? कितने से बढ़ गया? 1 कैसे बताए? 101 माइनस 100 कि 100 माइनस 101? तो जो बढ़ोतरी है उसे हम आज से बोलेंगे डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होगा बड़ा माइनस छोटा, यानी टीबी माइनस टीबी नॉट। और इसे हम आज से बोला करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे मैं अपनी लोकल भाषा में कहूंगा बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। बस याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ा है? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? उबलता तो केवल पानी है, उबलता तो केवल, ये बड़ा अजीब है नहीं? वेपर प्रेशर किसका घटा? पानी का। उबला केवल कौन है? पानी। और जमेगा भी केवल कौन? पानी। सब कुछ हुआ किसके साथ?
मगर किया किसने? चीनी ने। किसने किया? चीनी। लिख लिया होगा? नीचे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, और इससे आज से हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप समझदार हैं तो एक छोटे से सवाल का जवाब देना, अगर सॉल्यूट ज्यादा मिलाता, अगर सॉल्यूट, तो ये ग्राफ ज्यादा नीचे होता कि ऊपर होता? हाँ, एक नियम बना ले क्या, जो जितना नीचे वो उतना ऊपर, कुछ तो भी, जो जितना, कुछ तो भी बोल रहा है बच्चा, है ना, जो जितना उसमें सॉल्यूट उतना, तो कंसंट्रेशन उतना, यानी नीचे वाले हाई कंसंट्रेशन, ऊपर वाले लो कंसंट्रेशन। नहीं चलेगा? चलेगा ना? कहीं साइड में बादल बना के लिख लेना, ग्राफ में, ग्राफ में पढ़ लो बेटा, ग्राफ में। ठीक है सब, क्या हो गया आज? हाँ, अच्छा, टेस्ट के पहले की साइड इफेक्ट ऐसा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ग्राफ में, ग्राफ में जो जितना नीचे उसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा, ग्राफ में जो जितना नीचे उसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा, और जो जितना ऊपर उसका कंसंट्रेशन कम। ग्राफ में जो जितना नीचे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा, और जो जितना ऊपर उसका कंसंट्रेशन कम। आइए इस कंसेप्ट को एक छोटे से सवाल के माध्यम से करते हैं आत्मसात। समझाने के लिए आप सबके सामने मैंने एक सवाल दिया, और सवाल में वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया। बना ले, एक तरफ लिखा है वेपर प्रेशर और एक तरफ टेम्परेचर, और आपके सामने तीन ग्राफ है, एक को बोला नंबर 1, एक को बोला नंबर 2, एक को बोला नंबर 3। क्लियर है ना? समझ गए होंगे मैं क्या क्या पूछूंगा, फिर भी एक बार लिखे रहे ताकि नोट्स रिवाइज करें तो पता हो ये सारी प्रोफाइल है सवाल के जो बनते हैं, राइट? लिख लिया होगा? चलो पहला सवाल बताओ, विच सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड? लिखते चलें, विच सॉल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड? हाँ बेटा लिख लो, तो आंसर विल बी थर्ड। अगला सवाल, अगला सवाल, विच सॉल्यूशन विल बी डाइल्यूट? बोलो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो डाइल्यूट होगा, है ना? विच सॉल्यूशन विल बी डाइल्यूट? जैसा कि आप जानते हैं डाइल्यूट अपने आप में कंपैरेटिव वर्ड है। मैंने कहा डाइल्यूट मतलब सबसे कम कंसंट्रेशन, अपने आप आ गया उसका मतलब सबसे कम। तो सबसे कम कंसंट्रेशन किसका होगा? नंबर 1। वेरी नाइस। नेक्स्ट एंड द बढ़िया सवाल लिखिएगा, विच सॉल्यूशन इज हैविंग, विच सॉल्यूशन इज हैविंग, विच सॉल्यूशन इज हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? बोलो वो कौन सा सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? एंड आंसर विल बी, बहुत बढ़िया, कोई लॉजिक दे पाएगा क्या? कंसंट्रेशन जितना ज्यादा, वेपर प्रेशर घटेगा उतना ज्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना ज्यादा। बोलो डन। इस पूरी कहानी को आइए मैथमेटिकली समझते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस क्लास। सुनने में थोड़ा सा हैवी लगेगा, घबराना नहीं, लास्ट में से कुछ कंक्लूजन से याद करा दूंगा, मगर मुझे सारी बातें बतानी है, वो छोटी छोटी बातें जो एनसीईआरटी में लिखी हैं। तो सुनिएगा, लास्ट में कंक्लूजन आएगा, सब याद आ जाएगा, ठीक है? बढ़ूं आगे। हमने इस कंसेप्ट को क्या थ्योरेटिकली समझ लिया, ग्राफिकली भी समझ लिया, अब इसे समझते हैं मैथमेटिकली। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग मैथमेटिकली। बढ़ूं आगे, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग मैथमेटिकली। आओ प्यारे बच्चों समझते हैं, और सब लोग हेडिंग डाल के बोर्ड पे आ जाना। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग मैथमेटिकली। आओ समझें क्यों बॉइलिंग पॉइंट होता है और कितना होता है। इसको समझाने के लिए एक बार फिर से, या मैं इसी ग्राफ में समझा देता हूं। आप एक चीज तो देख सकते हो मेरे बच्चों, यह है बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी, आ जाओ ना, यह है बॉइलिंग पॉइंट में, और यह है वेपर प्रेशर में। अच्छा, वेपर प्रेशर हल्का सा घटा होता तो बॉइलिंग पॉइंट भी, ये हाथ से क्या करो, समझ गए ना?
पक्का? अगर वेपर प्रेशर ज्यादा घटा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी, समझ पा रहे हो ना? घटेगा ज्यादा, क्या क्या बोला, फिर से बोलो, फिर से बोलो, यही बोल रहे हो क्या? ये थोड़ी बोल रहे थे आप। व्हाट इज दिस? एलिवेशन इन बॉइलिंग, लोअरिंग इन वेपर। क्या मैं कह दूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? देखो फर्स्ट पॉइंट पूरा इंग्लिश में लिखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एलिवेशन, हाँ पूरा लिखना बेटा, हाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure. Elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure. फिर से बोर्ड पे आ जाना, elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor. आ जाओ जरा बोर्ड पे। अरे क्या आपको एलवीपी का सर ने फॉर्मूला बताया? क्या सर ने कल, रफ कर रहा हूं, कल सर ने एलवीपी का फॉर्मूला बताया? एलवीपी का फॉर्मूला था पी ए नॉट इन टू, क्या बात है, यानी मैं कह दूं डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू एलवीपी, यानी मैं कह दूं इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी मैं कह दूं इट इज प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्या मैं दुनिया के सारे सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं? क्या मैं केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन की बातें कर रहा हूं? क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो एनबी है वो एनए से बहुत कम है? तो क्या मैं एनबी यहां से उड़ा दूं? क्या मैं कह दूं डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एनबी अपॉन एनए? बोलो ये सब के लिए वैलिड है कि ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी जो आने वाला वो एक कंडीशन के साथ आ रहा, वो तभी लागू होगा जब सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट। बार बार यही याद करा रहा हूं, नहीं चलेगा। अब लिख लो इसे पहले, और लिखते लिखते एक सवाल का जवाब देना। एक बार बड़ा प्यारा सवाल आया, बच्चे ने रट रखा था कि वेपर प्रेशर जितना घटेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। उन्होंने पूछा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। बोलो सही है गलत? तो ये सोचना आना चाहिए, जो लाइनें आपने रटी है वो उसी को मैथमेटिकली बना के पूछ रहे हैं। इसको आप इंग्लिश से पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट पार्टिकल। अरे बोलो ना यार, नहीं चलेगा। लिख के बोर्ड में आ जाना फिर से। तो पहला कंक्लूजन, डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एन बी अपॉन एन ए। लिख लिया? आओ जरा बोर्ड पे मेरे बच्चों। यार ये ऊपर क्या लिखा है? मोल्स ऑफ सॉल्ट। अब कोई लिखेगा नहीं मोल्स ऑफ, और Na का मतलब मोल्स ऑफ। क्या कुछ आपको कंसंट्रेशन यूनिट नजर आ रहा है? अरे यार ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है क्या? इसे कह दो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। क्या मैं आप सबके सामने लिख दूं डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अरे मोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। नहीं चलेगा? क्या कुछ मन में लड्डू फूटा? क्या कोई नजर आया? कौन? मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वेट ऑफ इन, मगर ये मोल है और मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम्स, यानी ये किस में लिखा है, लेकिन मुझे चाहिए किलो। अगर ये किलोग्राम होता तो क्या बन जाता? बोलो ना यार। अब क्या दिमाग लगाऊं, क्या तरकीब भिड़ाऊं, उसी का पूरा किस्सा है, सुनिएगा। राइट, मेरे सामने रिलेशन आ चुका है। सबसे पहले अपन इस प्रोपोर्शनलिटी पे खेलते हैं। और सर हमेशा कहते थे प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा एक कांस्टेंट के। बोलो ना यार, मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और यहां पे कांस्टेंट के। अच्छा ये बताओ, जो एमए है क्या वो भी अपने आप में कांस्टेंट है? अच्छा एमए का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मतलब पानी का मॉलिक्यूलर, हर घर के पानी का एक ही मॉलिक्यूलर वेट है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, अमेरिका वाले पानी का अलग है। क्या सबका मॉलिक्यूलर वेट हार है? क्या ये भी अपने आप में कांस्टेंट है? क्या प्रोपोर्शनलिटी वाला भी कांस्टेंट है? क्या दोनों कांस्टेंट को जोड़ दूं? जब दोनों कांस्टेंट को जोड़ूंगा तो मैंने आपके सामने लिखा डेल्टा टीबी बराबर के इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। भूल मत जाना इस के अंदर ए में भी समाया है, यानी ये जो के है कुछ ऐसा है जो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करने।
बोलो यस। अब हम इस के का वैल्यू निकालते थे, सर हमेशा कहते थे भी किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होगा बाकी सारे पैरामीटर 1, एनबी को रख दूं, डब्ल्यू को रख दूं। अब थोड़ा फील करना बोर्ड पे आना जरा, एनबी को रख दूं। एनबी है क्या मेरे बच्चों? मोल्स ऑफ, और डब्ल्यू ए का मतलब क्या है? वेट ऑफ, ए फॉर, बी फॉर, चलेगा। अभी मैंने इसको किलोग्राम में बदला, अभी इसको लिख दूं मैं 1 ग्राम, चलेगा? थोड़ा फील करो, 1 ग्राम पानी लो, लो ना यार। कितना ग्राम पानी? 1 ग्राम, 1 ग्राम, एक बोतल नहीं बेटा, 1 ग्राम पानी। कितना ग्राम पानी लेना है? अब 1 ग्राम पानी में 1 मोल सॉल्यूट मिलाओ, मतलब ग्लूकोज का 180 ग्राम मिलाओ, मतलब यूरिया का 60 ग्राम मिलाओ, मतलब चीनी का 342 ग्राम मिलाओ। अब ये मत कहना कैसे मिला रहे, मिला दो भाई, शक्तिमान वाली मशीन अपने पास मान लो। 1 ग्राम पानी में कितना ग्राम चीनी मिलाया? 342 ग्राम, राइट। तो पहला प्रश्न, क्या सॉल्यूट मिला दिया? क्या पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? अरे पानी बचा का, हाँ या ना? तो बॉइलिंग पॉइंट अच्छा खासा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? अब सुनिएगा, जब 1 ग्राम पानी, जब 1 ग्राम पानी, जब 1 ग्राम पानी 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, ये पूरा 1 हो, जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वही के है। पक्का? जब 1 ग्राम पानी, तो जो भी एलिवेशन वही के है। इस के को बोला जाने लगा एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलने लगे? इस के को अब हम बोलेंगे एलिवेशन कांस्टेंट। लेकिन जैसा कि आप समझते हैं, हमारे सिलेबस में 1 ग्राम पानी में 1 मोल सॉल्यूट मिलाना, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसका कोई फिजिकल फील नहीं है। तो लोगों ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आप कुछ और करो। अब लोगों के पास एक ही विकल्प था, अगर उनको इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना है तो बाकी सारे पैरामीटर को 1 रखना पड़ेगा। सॉल्यूट का मोल 1 ले लिया, समझ में आता है, मगर सॉल्वेंट का वेट 1 ग्राम लिया, ये लोगों को समझ में नहीं आता। बोले इसे 1 किलोग्राम ले लेते तो मजा आता। अरे बोलो ना। तो मुझे अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना। अब कैसे बदल रहा हूं सुनिएगा, क्या सबकी नजरें बोर्ड पे हैं? मैंने पहले ही सचेत किया था, सुनते रहना मेरे बच्चों। अब मैं इसे बदल रहा हूं किलोग्राम में। किससे बदल रहा हूं? अब कैसे बदलूंगा देखिएगा, आप सबके सामने लिख रहा हूं मैं, डेल्टा टीबी बराबर के इंटू एनबी अपॉन डब्ल्यू ए। यही था ना भाई? इसे बदल रहा हूं किलो, किलो। तो किलोग्राम में बदलने के लिए सर कहते थे ग्राम को डिवाइड कर दो 1000 से। अगर मैंने ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किलोग्राम तो बन गया, मगर जो मोल का फॉर्मूला है वो गड़बड़ हो गया। मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम, मतलब मुझे मोल की शक्ल देखनी तो यहां ग्राम भी बना के रखना पड़ेगा, और अगर मुझे केजी बोलना तो किलोग्राम बनाना। तो लोगों ने इसका एक तरीका निकाला, उन्होंने कहा इसे 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दो 1000 से, उससे क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन में कोई चेंज आने वाला, और जिसको जो देखना है वो देख भी लेगा। अरे बोलो यस। मैंने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से, तो कोई बहुत बड़ा चेंज, बोलो यस। और जब चेंज नहीं आएगा तो देखना क्या होने वाला है, क्या ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, क्या ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट बटे 1000, क्या ये पूरा का पूरा यही आपका मोलालिटी है? और इस 1000 को नीचे ले जाऊं तो मैं आपके सामने लिख दूं डेल्टा टीबी बराबर के बटे 1000। क्या किसी को आपत्ति है? इनटू मोलालिटी चलेगा? अरे चलेगा। के का नाम क्या था देख लो जरा, और आज से इस के बटे 1000 को एक नया नाम दिया गया, और इसको बोला जाने लगा के बी, और इसको बोला जाने लगा के बी, और इसको बोला जाने लगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पूरी क्लास, पूरी क्लास क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक आखिरी बार क्या बोलते हैं? क्या आपको मोलल का मतलब समझ में आता है? नहीं आता। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोलर, क्या कहूं? तो इसका मतलब है 1 लीटर तो 1 मोल। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोलल तो क्या बोलोगे? अगर 1 केजी सॉल्वेंट है तो 1, और अब इस केबी को बोला जाने लगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी जब मोलालिटी हो जाएगी,
यानी जब 1 kg पानी में 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, 1 kg पानी में, तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के वही केबी क्या है। 1 ग्राम पानी में 1 मोल, 1 ग्राम पानी में, इसका नाम है, और 1 kg पानी में 1 मोल, इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। चलेगा। अब हमारे जितने भी सवाल हैं सब अक्सर मोलालिटी में होंगे। किस में होंगे? तो हमने ये वाला फॉर्मूला ना याद करके हमने पसंद किया ये वाला याद करना। चलेगा। और हम सब के सामने आ चुका है ईबीपी का पहला फॉर्मूला, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन के जैसे ही तो है, बस आज एक्सेलरेशन जगह कोई और है। अरे बोलो ना यार। तो ईबीपी का कोई भी सवाल, मेरे मन में एक ही फॉर्मूला, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। अब थोड़ा सा इन दोनों की बातें करेंगे, पहले लिखते चलना, जितना लिखा था देख लो, उसके बाद लिखते चले। तो अब हमारे सामने दो कंसेप्ट आ चुके हैं, एक का नाम है एलिवेशन कांस्टेंट और एक का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दोनों में अंतर बताऊंगा, दोनों में रिलेशन बताऊंगा। लिख लो यार, कहां कहां दिमाग लगाते हो, पढ़ाई में लगाते रहो ना बस। लिख लिया होगा सबने? चाहे तो यहां से लिख देना, जब जब एनबी होगा 1 मोल और वेट होगा 1 ग्राम, तो के को बोलेंगे एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है साहब। और नेक्स्ट स्लाइड में लिखिएगा, बदल दो स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में पहले फॉर्मूला लिख लो। तो आप सबके सामने आ चुका है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। इस के को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मार्केट में इस के को एक और नाम से जाना जाता है, इस के को मार्केट में कहते हैं इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट। है, ये कैसा नाम है सर? प्यारे बच्चों, मान लो आप डॉक्टर बन गए, मान लो, और एक बार आपका ऐसा मन किया देखो टीएनएम सर कहां है, चेक करके आऊं। तो आप आए और मैं उस समय लेबोरेटरी में था। कहां था? और मैं लेबोरेटरी में कुछ कुछ कर रहा था। तो आपने कहा सर ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं इब्लियोस्कोपी कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सर एंडोस्कोपी? ना ना, इब्लियोस्कोपी। क्या कर रहा हूं मैं? इब्लियोस्कोपी उस एक्सपेरिमेंटल मेथड को कहते हैं जिससे आप किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेक्निक। जब भी मैं किसी को उबाल के उसके अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा, उस टेक्निक का नाम है इब्लियोस्कोपी, और इसीलिए इस कांस्टेंट को कहते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि इब्लियोस्कोपिक टेक्निक का कांस्टेंट है, इसी का नाम है केबी, इसी का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसी का नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। भूल मत जाना हम सीपी नहीं पढ़ रहे हैं, वो इत्तेफाक से सीपी निकल गई है। हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। भूल गए क्या? तो इस टेक्निक का क्या नाम है? इब्लियोस्कोपी। चलेगा। और इस कांस्टेंट का नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसको फील करते उसके पहले, अरे सुनो ना भाई, क्या सबको डेल्टा टीबी का फॉर्मूला याद है? लिखते चलना, हर बात स्टार बना के। ठीक, ये लिख लिया पहला स्टार। एक बार जरा डेल्टा टीबी का फॉर्मूला सुना दो। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू, अच्छा एम का मतलब, अच्छा मोलैलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो डन। अच्छा, जहां नंबर ऑफ मोल लिखा, क्या मैं यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख दूं? चलेगा? यानी प्रश्न में ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये पूछेगा, बता दोगे? दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। नहीं चलेगा। लिखते चलना, फर्स्ट पॉइंट, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए के जी इंटू एम बी। याद नहीं करना, मैंने बताया, बस ऐसा करेंगे। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? एम बी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब थोड़ा सोच के समझ के जवाब देना। ये डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज मत बोलो, इसको बोलो बढ़ोतरी। क्या है ये? व्हाट इज दिस?
क्या नंबर में बढ़ोतरी, क्या बॉइलिंग पॉइंट में। मतलब मान लो इसकी वैल्यू है 2, तो इसका क्या फील है, बॉइलिंग पॉइंट 2 से बढ़ गया, या उल्टा जितना बढ़ेगा वही यहां लिखा, कोशिश करो मेरे बच्चे, ठीक है। डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। तो जितनी बढ़ोतरी वही यहां लिखूंगा, या इससे मुझे क्या मिलेगा, बढ़ोतरी, ठीक है। अच्छा ये एम का मतलब, अच्छा मोलैलिटी का यूनिट मोल पर, अच्छा टेम्परेचर बढ़ोतरी यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन। तो क्या क्लास से बैठा हर बच्चा मुझे केबी का यूनिट बता देगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ केबी, लिखो ना यूनिट ऑफ केबी, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यूनिट ऑफ केबी। जरा मुझे केबी की यूनिट बता दीजिए, तो केबी की यूनिट हो जाएगी केल्विन केजी पर मोल। सोचो सोचो सोचो, अरे मोलैलिटी मोल पर केजी, केजी गया ऊपर मोल आया नीचे, चलेगा ना, केल्विन केजी पर मोल। अच्छा हमेशा केल्विन में हो कोई जरूरी, डिग्री सेल्सियस लिख दो चलेगा ना, तो केबी का यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, तो कभी वो केल्विन बोलेगा कभी डिग्री सेल्सियस बोलेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है साहब। आपको एक रोचक तथ्य बताता हूं, बता दूं क्या, पानी का जब केबी निकाला गया, स्लाइड बदलूंगा, पानी का जब केबी निकाला गया मेरे बच्चों, पानी का एक रोचक तथ्य, एक जनरल नॉलेज, एक फैक्ट बता रहा हूं, जब पानी का केबी निकाला गया यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकाला गया, उसकी वैल्यू आती है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। कितनी वैल्यू आई, एक तो जहां हमें याद होना चाहिए वहां इसका फील भी आना चाहिए, पहले लिखते चलो नेक्स्ट पॉइंट फैक्ट, पानी का केबी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। आओ इसे थोड़ा फील करते हैं और कहानी में हल्का सा तड़का लगाते हैं, जरा सुनिएगा बच्चों। पानी का केबी कितना है भाई, 0.52 केल्विन केजी। जानते हो इसका फील क्या है, इसका फील ये है मेरे बच्चों, अगर, क्या बोला सर ने, अगर 1 केजी पानी में 1 केजी, यूनिट पढ़ रहा हूं, 1 केजी एक मोल सॉल्यूट मिलाया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़, और कितने से बढ़ेगा, 0.52 से। फील करोगे, अपने सामने 1 लीटर पानी लो, आधे तो एक्टिंग करते हैं, 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें मिलाओ 180 ग्राम ग्लूकोज, क्या मिलाया, कहां मिलाया, अगर 1 लीटर पानी में 180 ग्राम ग्लूकोज यानी 1 मोल ग्लूकोज मिलाओगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये तो सबको समझ में आएगा कि ग्लूकोज सरफेस पे आएगा ना उड़ेगा ना उड़ने देगा, वेपर प्रेशर घट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़। अब ये समझा रहा हूं कितने से बढ़ेगा, वो पानी जो पहले 100 पे उबलता था 180 ग्राम ग्लूकोज मिलाने के बाद अब उबलेगा 100.52 डिग्री सेल्सियस पे। एक मिनट सर, ये तो केल्विन आया ना सर, अरे लाला चेंज डिग्री सेल्सियस केल्विन दोनों में बराबर। 1 मिनट, मजा अब नहीं, मजा अब आएगा। कितने ग्राम ग्लूकोज मिलाया था, एक में मिला दो 180 ग्राम ग्लूकोज, एक में मिला दो 60 ग्राम यूरिया, एक में मिला दो 342 ग्राम चीनी, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, बराबर बढ़ेगा, अलग अलग, क्यों, एक में 342, एक में 180 160, फर्क इससे नहीं पड़ता हमने क्या मिलाया, फर्क इससे है पड़ता कितने में कितना मिलाया, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, भले वेट अलग है, इसीलिए सीपी भी, और तीनों का ईबीपी। अरे भाई चीनी के मॉलिक्यूल भारी भारी है तो 342 है, यूरिया के हल्के हल्के हैं तो 60 है, मगर नंबर ऑफ पार्टिकल तो 1 मोल है ना यार, और अगर पार्टिकल का संख्या सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी, एलिवेशन भी सेम होगा, और बढ़ोतरी सेम है तो ऑफ कोर्स वो बाद में भी कितने हो जाएंगे इससे, चलेगा। अब जो कहने वाला हूं समझिएगा, अगर, क्या बोला सर ने, 1 केजी पानी 1 मोल सॉल्यूट मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट 0.52 से बढ़। अब सुनना, अगर 1 केजी पानी में 1 केजी, अगर 2 मोल सॉल्यूट मिलाया तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, ज्यादा मिलाओगे तो कम बढ़ेगा, है ना, बोलो ना यार, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है बिल्कुल भी, छोड़ दो ना पढ़ाई, है ना मन, हाँ।
बोलो हाँ ठीक है। अब 1 kg में देखो ऐसा है कि मैं सबको लेके चलता हूँ, है ना। मैं किसी एक बच्चे को या किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक कॉमन है कि भाई आपको टोकता रहता कि आप अलर्ट रहे, पढ़ते रहे, जब कुछ काम की बात आती है उसके पहले अलर्ट कर देता हूँ। समझ पा रहे हैं क्या? हो सकता आप नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं कर देता ताकि कुछ अभी आने वाला तो आप अलर्ट होके सुने, चलेगा। अब सुनिएगा, 1 kg जब 1 मोल सॉल्यूट मिलाया तो 0.52 से बढ़, और जब 1 kg पानी में 2 मोल मिलाओगे तो ज्यादा मिलाओगे तो ज्यादा घटेगा तो ज्यादा बढ़ेगा। अरे वेपर प्रेशर ज्यादा घटेगा तो ज्यादा बढ़ेगा ना यार। कितने से बढ़ेगा? 2 इंटू 0.5। बेहतरीन शानदार कहानी में ट्विस्ट आता, जानते हैं क्या? अगर, क्या बोला? बर्तन रखते चलना सामने, ठीक। अगर 1 kg पानी में 1 kg 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, ये डेल्टा टी मतलब एलिवेशन है, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट 0.52 से बढ़, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो 1 kg पानी है, क्या उसी का मतलब 1000 ग्राम पानी है? 1000 ग्राम पानी में 1 मोल मिलाऊंगा तो 0.52 से बढ़ेगा। तो सोच के समझ के जवाब देना। अगर मैं 100 ग्राम पानी, मेरे बच्चों, अगर 100 ग्राम पानी में 1 मोल मिलाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा कि ज्यादा बढ़ेगा, कम बढ़ेगा? ये आसान हो जाता अगर एक बार आपने अपने सामने बर्तन रख लिया होता। पर बर्तन रखना कहाँ है? हवा में आंसर ज्यादा नहीं, नहीं, कम कम सर। रखो 1 लीटर पानी, रखो सामने, रखो यार। एक्टिंग करते हो तो इसलिए तो नहीं बनता। हाँ, 1 kg पानी रख लिया आपने, रख लिया। अब 1 kg पानी में 1 मोल मिला दो, बॉइलिंग पॉइंट कितने से बढ़ा? अब 100 ग्राम ले लो। इतना तो समझ में आता होगा, 100 ग्राम छोटा होता है बेटा। हाँ, वो भी नहीं दिखाई देगा सर। 100 ग्राम, हाँ ये 100 ग्राम है मान लो यार। अब 100 ग्राम में 1 मोल मिलाओ। तो सोच के समझ के जवाब देना। अब रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है कि कम है? और अगर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है तो वेपर प्रेशर घटेगा ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ज्यादा। ये समझते हो? यानी जितना बॉइलिंग पॉइंट पहले बढ़ा था उससे ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, आपने 100 ग्राम पानी में 1 मोल मिलाया है, क्या ये वजन 10 गुना घटा है? तो क्या ये 10 गुना बढ़ेगा? अब थोड़ा फील करना। पहले एक बॉटल रखो सामने, रख लिया। अब उसमें 60 ग्राम यूरिया मिला दो, तो वो पानी जो 100 पे उबलता था वो 100.52 पे उबलेगा। अब एक ग्लास पानी ले लो, अब उसमें 60 ग्राम यूरिया मिला दो, वो पानी जो 100 पे उबलता था अब 105.2 पे उबलेगा। अब 10 ग्राम पानी ले लो, अब ढक्कन पानी भर लो। भर लिया क्या? अब ढक्कन पानी भर के 1 मोल सॉल्यूट मिला दो। अब बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट कितने से बढ़ेगा? कितने से? नहीं समझे? 10 गुना कम तो 10 गुना ज्यादा, 10 गुना कम तो 10 गुना ज्यादा, 100 गुना कम तो 100 कहां से हो गया? अरे पहला और तीसरा 100 है ना यार। 100 गुना कम तो, अच्छा अब 1 ग्राम पानी लो। बताओ कैसे लिया ग्राम पानी? आधे कह रहे, ऐसे ऐसे 1 ग्राम पानी ले रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई? इसी तो कहते फील नहीं है आपके पास, एक्टिंग करते। हाँ, 1 ग्राम पानी में, क्या बोला सर ने? अगर 1 मोल सॉल्यूट मिलाया, अब बॉइलिंग पॉइंट 520 से बढ़ जाएगा, यानी वो पानी जो 100 पे उबलता था 620 पे उबलने लग जाएगा। सही तो है ना यार? अगर 1 बूंद पानी में, सही तो है ना यार? अगर 1 बूंद पानी में, 1 ml पानी में, 1 ग्राम पानी में 342 ग्राम चीनी मिलाओगे तो पानी बचा कि चीनी बचा? अब वो पानी उबलने वाला कहां उबलेगा? 300 620 पे, राइट। 520 प्लस 100 यानी कहां उबलेगा? 620 पे। अब जो कहने वाला सुनिएगा, क्या इसी का नाम एलिवेशन कांस्टेंट था? नाउ लिसन, 1 ग्राम पानी में, क्या बोला सर ने? जब 1 मोल मिलाया, 1 ग्राम, 1 ग्राम जब 1 मोल मिलाया, जो भी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, वही एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? क्या कह दूं ये जो है अपने सामने यही एलिवेशन कांस्टेंट है? और जब 1 kg पानी में 1 मोल मिलाया जाएगा, यही मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। पक्का? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन निकाल सकता हूं? इसमें ऐसा क्या करूं कि ये बन जाए? किससे डिवाइड? 520 में ऐसा क्या करूं कि 0.52 बन जाए? तो बच्चा कह रहा है सर डेसिमल ये हटा दो, फिर डेसिमल बन गया सर। जैसा यार मेथड की बातें हो रही, ऐसा क्या करूं कि ये बन जाए? सुनो ना, क्या कुछ देर पहले, सुनो ना, क्या कुछ देर पहले आपने लिखा था KB इक्वल टू K अपॉन 1000? दिखा देता हूं मैं, KB इक्वल टू K अपॉन 1000, देखो लिखा होगा। लिखा, मिला क्या?
मिल गया? के बी इक्वल टू के अपॉन, अरे बोलो ना, इसका क्या मतलब है? जब एलिवेशन कांस्टेंट को, जब एलिवेशन 1000 से डिवाइड किया तो वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बन। यहां तक सारा किस्सा क्लियर कि नहीं क्लियर? अब मैं आ रहा हूं न्यूमेरिकल पे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये समझाया कि एलिवेशन कांस्टेंट अलग है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट ये समझाया कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का फील भी आना। और तीसरा पॉइंट ये समझाया कि कैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को एलिवेशन कांस्टेंट से निकाला जा। अब सुनिएगा ध्यान से, जब 1 ग्राम हो, सुन लो ना आखिरी पॉइंट, जब 1 ग्राम हो, जब 10 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, कुछ भी सॉल्वेंट हो, उस समय उसको बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। मतलब ये भी एलिवेशन कांस्टेंट है। अगर 10 ग्राम में निकालते तो भी एलिवेशन कांस्टेंट होता, अगर 100 ग्राम में निकालते तो भी होता। केवल जब मोलल बोलते हो उसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो अब दिमाग ये लगाना मेरे बच्चों, दिमाग ये लगाना मेरे बच्चों, अगर यहां से ये बनाना तो किससे डिवाइड, और अगर यहां से ये बनाना तो, यहां से बनाना तो, कुछ कहने वालों कह दूं क्या? यानी सर हमें कोई भी एलिवेशन कांस्टेंट दे दें, सर हमें, एक बार फिर से, सर हमें उससे हमें केबी बनाना, क्योंकि हमें अंत में फॉर्मूला तो ये लगाना डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। और इस फॉर्मूले में के लिखने की जरूरत नहीं, क्या लिखना है? तो उसके लिए हमें केबी पता होना। भाई या तो पानी का सवाल है तो केबी सबको याद होगा 0.52, नहीं तो केबी निकालना पड़ सकता है। तो केबी कैसे निकालूंगा? सर कोई भी के दे दो, सर कोई भी के दे दो, कभी डिवाइड करूंगा 1000 से तो कभी डिवाइड करूंगा, कभी डिवाइड करूंगा 1000 से तो कभी डिवाइड करूंगा 100 से, अभी तो बोल रहे थे आप यार, तो कभी डिवाइड करूंगा 10 से। बोलो डन। एक नियम बना लेते, बना ले क्या? ऊपर कितने ग्राम का था? 1 ग्राम का, तो किससे डिवाइड किया? कितने ग्राम का था? किससे डिवाइड? 1 ग्राम का तो, 10 ग्राम का तो, 100 ग्राम का तो। कुछ लॉजिक समझे क्या? यानी मुझे ऐसे नंबर से डिवाइड करना कि ऊपर नीचे मिला के 3 जीरो हो ना। नहीं समझे? सर के बोलेंगे 100 का तो डिवाइड करूंगा, सर के बोलेंगे 1 का तो डिवाइड करूंगा, सर के बोलेंगे 1000 का तो डिवाइड करूंगा। अब सर ने 1000 का बोल दिया तो मोले तो काय को डिवाइड करूं? वही 1 से डिवाइड, यस और नो? तो कॉपी में कैसे लिखेंगे? ये लिख लिया था 520 तक, 1 मिनट, कहां तक लिख लिया? ये लिख लिया था, यूनिट लिख लिया है, लिखिएगा जल्दी से, फिर जैसे बोलो वैसे लिखना, ठीक? फील करके लिख लेना। एक बच्चा जो इन सभी कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझ रहा था, हर चीजों को, हर कंसेप्ट को याद भी कर रहा था, उसके मन में एक सवाल चल रहा था। वो बच्चा मुझसे कहता है, आपने पानी का केबी बताया 0.52, कितना बताया? तो सर ये आप जाने कैसे? मैंने कहा बेटा रोचक तथ्य। तो तथ्य पता कहां से चला आपको? कोई तरीका है या कहां से आता है ये? एक बच्चे ने कहा एक्सपेरिमेंट से। फिर उस बच्चे ने कहा मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना है। ये आया कहां से? तो आपकी एनसीईआरटी में ये बताया गया है ये केबी आता कहां से। तो हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लिख लिया होगा सबने? अगर मैं फॉर्मूले की बातें करूं तो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। अब इसी टॉपिक में खोए रहो ना, बहुत गहरी बातें चल रही हैं। लिख लिया होगा? नीचे लिखिएगा हाउ टू कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एनी एलिवेशन कांस्टेंट। किसी भी एलिवेशन कांस्टेंट से हम कैसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट निकालें। और इसे लिख लेना और कहीं साइड में बादल बना के लिख देना, ऊपर नीचे 3 जीरो होना चाहिए। अब ये कोड वर्ड है मेरा, है ना? ऊपर नीचे 3 जीरो होना। अब इसको समझ लो, इसका मतलब क्या है? ऊपर नीचे 3 जीरो होना चाहिए, मतलब सवाल जितने का दे मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि टोटल 1000 हो जाए। और इस प्रकार से हम किसी भी सिचुएशन में
एलिवेशन कांस्टेंट से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, भाई दोपहरी की फील आ रही है, गर्मी की छुट्टियां है ना। थोड़ा सा छेड़ा जाए तुरंत बोल देते हैं ना। के बी इक्वल टू के अपॉन 10, के अपॉन 100, के अपॉन 1000। 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम चलेगा। अगर आप समझ पाए तो आइए एक छोटा सवाल करते हैं, लिखिएगा इफ एलिवेशन कांस्टेंट, if elevation constant if elevation constant for 10 grams of a magical liquid, if elevation constant for 10 grams of a magical liquid is 17, समझ गए? सवाल में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया है कि एलिवेशन कांस्टेंट, then calculate kb for the liquid। तो प्रश्न कहता है कि जरा लिक्विड का केबी बताइए, बन जाएगा क्या? हाँ बच्चों, आज आपसे बन जाएगा, लेकिन ये आखिरी तक याद रहे कि यहां पे भी थोड़ा सा कहानी में झोल है, चलेगा? तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके सामने केबी है, अपने आप से पूछो कि कितने ग्राम का दिया है, 10 का, और सर कहते थे ऊपर नीचे मिला के 1000 होना चाहिए, तो किससे डिवाइड कर दूं? 100 से। बहुत आसान लगेगा अब, राइट? अरे बोलो ना यार, के की वैल्यू कितनी दी है? 17, डिवाइड किया 100 से तो कितना आ गया? 0 पॉइंट। न्यूटन की जूल, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी। जरा कोई मुझे इसका फील बता दे। अगर 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल मिलाया जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 0.7 से बढ़ जाएगा। अद्भुत, बढ़िया, बढ़ू आगे। अब सवाल यह था कि सर केबी निकाले, तो निकाले कैसे? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ केबी। एक छोटा सा एनसीईआरटी का पॉइंट कवर कर रहा हूं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ केबी। बच्चों, अगर हमें कभी केबी निकालना है तो केबी निकालने का एक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन जानने की आवश्यकता नहीं है, यह फॉर्मूला सीधे आपको याद होना चाहिए। केबी का फॉर्मूला है आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। केबी का फॉर्मूला है आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। सबसे पहले आओ एक एक शब्द को समझ लेते हैं, सबसे पहले आओ एक एक शब्द को समझ लेते हैं। सबसे पहले जरा बोर्ड पे बताना मेरे बच्चों, क्या सबको केबी समझ में आता है? तो केबी में समझाने जैसा कुछ भी? क्या सबको आर समझ में आता है? बोल दो ना यार। आर का मतलब, आर का मतलब, क्या सबको गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अच्छा, लीटर एटीएम में बोल दो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, कैलोरी में बोल दो ना यार, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। बोलो डन, क्या बात है। अच्छा, कोई मुझे टीबी नॉट का मतलब बताएगा? क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोले तो सॉल्वेंट, हाँ या ना? ठीक है साहब। अब नया है आपके लिए सीखने को, कौन? एलवी। तो एलवी को बोला जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लिख ले, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब आप मुझसे कहोगे सर व्हाट इज दिस लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? ये शब्द आया है थर्मो से, मैं थोड़ा सा फील कराता हूं। जब भी कभी बोले इंथैल्पी, क्या बोले? तो समझ जाना वो हर चीज डिफाइन है पर मोल में, और जब भी कभी बोले लैटेंट तो समझ जाना डिफाइन है पर ग्राम में। यानी कोई मुझसे कहे व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो मैं कहूंगा 1 ग्राम लिक्विड को, 1 ग्राम लिक्विड को वेपर बनाने की एनर्जी, 1 ग्राम लिक्विड को वेपर बनाने की एनर्जी, उसे ही बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, इसकी जो यूनिट है वो किस में होगी? पर। मैंने कहा इसका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 10। अच्छा, मतलब 1 ग्राम को 10 जूल दूंगा तो वेपर बन जाएगा, चलेगा? मेरे बच्चों, अगर 1 ग्राम की एनर्जी का नाम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो अगर मैं आपको 100 ग्राम की एनर्जी बताऊंगा तो क्या लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकाल लोगे? अब जो कहने वाला सुनिएगा, एक शब्द होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एक शब्द होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन।
जिसे बोलेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन। इसका क्या मतलब है लिखो पहले, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये दोनों थर्मो के शब्द हैं, और थर्मो में एक रूल होगा, जब भी बोले इंथैल्पी समझ जाना पर मोल। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फलाना, इंथैल्पी ऑफ ढकाना, पर मोल पर मोल पर मोल पर मोल पर मोल। हर चीज कहां डिफाइन है, पर मोल, नहीं चलेगा। तो अगर मैं कहता हूं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो क्या क्लास से बेटा हर बच्चा डिफाइन कर पाएगा? बोल दो अब, एक मोल लिक्विड को वेपर बनाने की। अच्छा, पढ़ने वाले ने मोल में पढ़ा तो इंथैल्पी बोला, पढ़ने वाले ने ग्राम में पढ़ा पर ग्राम तो लैटेंट बोला। क्लियर है? लिख लो जरा फिर भी एक बार, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन तो क्या कहोगे, एक मोल लिक्विड को वेपर बनाने की एनर्जी, एक मोल लिक्विड को वेपर बनाने की एनर्जी। अब जो कह रहा हूं सुनिएगा, राइट? इमेजिन करते हैं मैंने आपको पानी का डेल्टा दे दिया। अच्छा, इस फॉर्मूले में मुझे क्या लिखना है, डेल्टा एच लिखना है कि लैटेंट लिखना है? क्या लिखना है? और मान लो उन्होंने सवाल में दे दिया डेल्टा एच, क्या दे दिया? थोड़ा फील कर रहे हैं, स्लाइड बदल दूं फिर से। इस फॉर्मूले मुझे क्या लिखना है, लेकिन सवाल में क्या दिया है, तो क्या मैं डेल्टा एच से लैटेंट निकाल लूंगा? थोड़ा फील कराता हूं। मान लो मेरे बच्चों, मान लो सर ने कहा पानी का डेल्टा एच है एक्स, मान लो। इसका जरा फील बता दो, क्या इसका मतलब है? एक मोल पानी को वेपर बनाने की एनर्जी। अच्छा, एक मोल पानी यानी कितना ग्राम? अच्छा, पानी का क्या मॉलिक्यूलर वेट भी 18 है? अच्छा, पानी नहीं कोई दूसरा होता तो क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट होता? यानी मैं कह दूं m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम को वेपर बनाने की एनर्जी, तो बोलो 1 ग्राम की एनर्जी कितनी होगी, x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ या ना? ऐसा नहीं लग रहा जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो डेल्टा एच को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो? कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या? अगर सवाल हमें देगा एलवी, क्या देगा, तो सीधे पुट कर देना। लेकिन अगर सवाल हमें देगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन, तो क्या उसे एलवी बना लोगे? कैसे बनाओगे जरा बता दो? तो कह दूंगा एलवी इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर, आपका कि मेरा कि सॉल्वेंट का। क्या केबी का नया फॉर्मूला लिख दूं? तो केबी का फॉर्मूला है आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी, और जहां लिखा एलवी वहां लिख दो डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अरे बोलो ना यार, कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या? आज से कुछ देर पहले, कुछ देर पहले, कुछ देर पहले ये वाला ए आपने यहां से गायब किया था। अब तो भूल गए सर। अरे यहां से हमें हटाया था, ये एमए जो यहां से हटा था, जरा सुनिएगा आज यहां पे नजर आया है, बोलो यस। कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या जो के भी होगा वो उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड। अच्छा एक मिनट, ये डेल्टा एच किसका, सॉल्वेंट का, एमए किसका, टीबी नॉट किसका, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का, 1000 किसका, सबका नंबर है ना यार। क्या मैं कह दूं जो केबी है वो केवल केवल सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, और अगर केबी सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा तो डेल्टा टीबी भी सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। इसीलिए मैंने कल कहा था फर्क किससे नहीं पड़ता हमने, फर्क किससे है पड़ता कितने में। और जितने भी सीपी हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक रिलेटिव नंबर पे और एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो कैसे लिखना है, पहले इसको लिखना, ये लिख लिया था, नेक्स्ट पॉइंट में इसको लिखते चलना। फॉर्मूला याद करेंगे, आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी, आर टीबी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू, बोलो डन। अरे डन। लिखना पहला पॉइंट स्टार बना के, फर्स्ट स्टार चमकता हुआ तारा। क्या टूटा हुआ तारा, क्या कह रहे हैं? किस्मत का सितारा सुना है? लिखो बेटा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, बोलू लिखिएगा केबी इज द फंक्शन ऑफ, केबी इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, केबी इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। केबी केवल सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूला ही उसका साक्षात गवाही दे रहा है। हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट, अरे सुनो ना मेरे भाई, एमए होगा ज्यादा तो केबी होगा, बशर्ते डेल्टा एच को हम ना माने कुछ। यानी ऑन जस्ट बाई इवेल्युएटिंग द मॉलिक्यूलर वेट कैन आई प्रिडिक्ट द केबी?
इफ डेल्टा एच रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जिसका मॉलिक्यूलर वेट, चांसेस हैं कि उसका केबी। बहुत पुराना सवाल आया था वो, जब पहले ये सीपीएमटी दुनिया भर चला करते थे, आईपीएमटी, 4 लिक्विड लिखे थे, बोले बताओ किसका केबी सबसे ज्यादा है, तो क्या मैं ये लॉजिक घटिया सा लगा सकता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट होगा जा तो केबी होगा जा, बशर्ते डेल्टा एच के बारे में कुछ भी बोला। वैसे तो जो केबी है वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट? अरे बोलो ना यार, मगर इन जनरल ऐसे सोचा जा सकता, लिख लेना फॉर न्यूमेरिकल काम चलाओ, फॉर न्यूमेरिकल काम चलाओ, केबी इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, हमेशा वैलिड हो कोई जरूरी नहीं है। फॉर न्यूमेरिकल केबी इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, नॉट ऑलवेज वैलिड। एनसीईआरटी में उन्होंने एक टेबल दे रखी है, क्या दी है? उस टेबल में उन्होंने दुनिया के सारे, सारे मतलब क्या, 5-6 ही है उनके लिए, वही है, उन्होंने दुनिया के सारे सॉल्वेंट का केबी लिखा है। क्या लिखा है? और आप जान के हैरान हो जाएंगे, उसमें जो सबसे मिनिमम केबी लिखा है वो पानी का लिखा है, पता? और पानी का केबी कितना है? 0.52 केल्विन केजी पर मोल। कोई मुझे इसका फील बताएगा? अगर 1 केजी पानी में 1 मोल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट 0.52 से बढ़ जाएगा। नहीं बोल पाते, फिर बोलो। अगर 1 केजी पानी में 1 मोल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट 0.52 से बढ़ चलेगा। और उसी टेबल में, एनसीईआरटी की टेबल का कंक्लूजन बता रहा हूं मेरे बच्चों, उन्होंने जो केवी मैक्सिमम दिया है ना, जानते हो किसका दिया? उन्होंने दिया CCl4 का, बोले तो कार्बन टेट्रा, 5 के आसपास कुछ। मतलब अगर पानी के 1 केजी में 1 मोल मिलाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 5 से बढ़ जाएगा। पानी मिलाओगे 0.52, CCl4 मिलाओगे कोई सॉल्यूट तो 5 से बढ़ जाएगा, चलेगा? हेलो, ये सारी बातें, ये सारी कहानी। तो एक छोटा सा सवाल जो लास्ट ईयर तक नहीं कराता था, अगर कभी आपसे केबी पूछे तो कैसे करोगे? लिख लो, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है। और मैंने अभी तक कितने फॉर्मूले बताए, समेट देता हूं और फिर एक सवाल देता हूं। बिल हो गई क्या? अच्छा अच्छा, तभी ऐसे देख रहे हो। कुछ कह रहे आज सर है, क्यों आज ऐसा क्या है? 5 मिनट में क्या ही कर लोगे आज, जो इतने सालों में नहीं हुआ है, राइट? जस्ट कीप गोइंग। हाँ लिखिए जरा, आप टेस्ट की टेंशन मत दिया करो ना, उसे एंजॉय करो यार, आएगा नंबर, है ना? हाँ लिख लिया होगा सबने, नीचे एक पॉइंट लिख लेना, नीचे एक पॉइंट लिखना स्टार बना के। बढ़ू, चलो होमवर्क लिख लो, ठीक है? होम लिखो, इफ डेल्टा एच, हाँ लिख लो बेटा, इफ डेल्टा एच वेपराइजेशन, इफ डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ, if delta H vaporization of a liquid is, if delta H vaporization of a liquid is 40 kilojoule per mole, 40 kilojoule per mole, 40 kilojoule, right? And molecular weight of liquid is 18, and molecular weight of liquid is 18, then calculate Kb for the liquid. If, then calculate Kb for the liquid. If TB not is equal to 373 Kelvin, if TB not is equal to 373 Kelvin, बन जाएगा। लगाइए फॉर्मूला, पाइए आंसर, कर लेना घर से, जैसी इच्छा अभी कर लो। अच्छा, कल आपका पेपर कर लो, अब सब लोग कर रहे हैं तो बड़ी समस्या, बच्चा मन बना लेता है। केबी का फॉर्मूला RTB नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोलो, उसने किलो जूल में दिया है तो मुझे यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? हमेशा यूनिट का कितना दिया है? 40 किलो जूल, राइट? आर लिखूंगा 8.314, क्या इसको किलो जूल बना लूं? इच्छा है, चाहे तो जूल को किलो जूल को जूल, जो भी है। टीबी नॉट कितना? 373, एम ए कितना? 18, 1000 को क्या लिख दूंगा? 1000, और डेल्टा एच वेपोराइजेशन, राइट, कितना दे रखा है? अच्छा, टीबी नॉट का स्क्वायर है, 1 मिनट इंटू 373, चलेगा? और नीचे 1000 मुझे लगता है नहीं लिखा मैंने, किलो जूल को जूल बना दिया, चलेगा?
मैंने 40 किलो जूल को 1000 लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो भागे भागे क्या मिल जाएगा, के भी। चेक करो जरा कितना आता है। चलो ठीक है, घर में चेक कर लेना, मुझे पता आप नहीं चेक करोगे। खैर, पॉइंट नंबर 1, कल पेपर है, बढ़िया से तैयारी करें। हेलो। पॉइंट नंबर 2, जितना पढ़ा है उतना शॉर्ट नोट्स बन जाना। नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैं पढ़ाऊंगा डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर ढेर सारे सवाल, और फिर बढ़ जाएंगे आगे अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और फिर नेक्स्ट वीक में खत्म सा हो जाएगा, राइट। तो व्हाट आई वांट टू से, जितना पढ़ा है रिवाइज करिए। पेपर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले तक आएगा, चलेगा। थैंक यू सो मच। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पहले तक तो वेपर प्रेशर तो आएगा, बाकी कल पता चल जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।